ग्लोबस स्पिरिट्स, एसोसिएटेड एल्कोहल्स एंड ब्रिवरीज, नेक्स्ट बात करें जीएम ब्रिवरीज एंड उसके बाद रेडिको खैतान। इन चारों कंपनीज को हम एक साथ समझने वाले हैं और अच्छे से डिटेल में समझेंगे कौन सी कंपनी किन लेवल्स के आसपास अच्छी मजबूत देखने को मिल रही है फंडामेंटल वाइज। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडिको खैतान से। रेडिको खैतान की अगर हम बात करें, जो कंपनी फॉर्म हुई थी 1943 में बनी थी, तब से कंपनी काम कर रही है एक चीज़। और उसके बाद भी जो ये कंपनी काम करती है, एक वर्ड आपको बार बार इस स्लाइड में देखने को मिलेगा, मतलब इस प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो में, IMFL, जिससे आप कहेंगे इंडियन मेड फॉरेन लिकर ब्रांड। मतलब जो फॉरेन लिकर ब्रांड होते हैं जो इंडिया में बनती हैं, वो ये कंपनी बनाती है। एक ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा। और दूसरा होगा जो कंट्री लिकर, यानी कि जो कंट्री की लिकर है और यहीं बनती है, दो वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे। तो ऐसे में ये कंपनी तब से बनी थी और क्या बनाती है, कहाँ पर इसका बिजनेस ज़्यादा है, इंडियन मेड फॉरेन जो लिकर ब्रांड है वो बनाती है इन इंडिया। एक चीज़ पहले अगर बात करें, जो कंपनी वाज इनिशियली नोन फॉर रामपुर डिस्टिलरीज कंपनी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि उस वक्त अगर हम ये बात करें, कंपनी वॉज फोकस इन डिस्टिलरी एंड बॉटलिंग फॉर ब्रांडेड प्लेयर। मतलब दूसरे कंपनीज के लिए ये कंपनी डिस्टिलरीज या फिर बात करें बॉटलिंग क्या करती थी, वो चीज़ बनाती थी। एंड किसके लिए, एंड जो कैंटीन स्टोर होते हैं आर्म फोर्स, उनके लिए भी ये कंपनी सर्विस देती थी। तो शुरुआत इनके ऐसे हुई थी। आज के दिन के इनके खुद के ही अगर हम बात करें प्रोडक्ट हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ 1997 रेडिको खैतान वेंचर इट्स ओन ब्रांड, मतलब ये उन्होंने खुद से IMFL, इसकी हम बात करें, ये इन्होंने बनाना शुरू कर दिए। इन्होंने फर्स्ट जो अपना ब्रांड बनाया था 8 PM विस्की, आई एम श्योर आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, नहीं तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ये बनाना शुरू किया था और उसके बाद ये ब्रांड काफ़ी चला और आज तक ये चलता ही है। ये है इनका एक ब्रांड। दूसरे अगर हम बात करें, इस कंपनी की जो प्रोडक्ट रेंज है या फिर ब्रांड की बात करें, वो काफ़ी अच्छी है। और उनमें से भी अगर हम बात करें IMFL कैटेगरी के अंदर, जिसमें विस्की, ब्रांड, रम या फिर वाइट स्पिरिट्स की बात करें, वहाँ पर इनके काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं, काफ़ी वेल नोन है, काफ़ी एज ऑफ नाउ फोकस्ड या फिर ये करें फेमस है। करेंटली अगर हम बात करें, कुछ इनके 4 ब्रांड ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उनमें से अगर हम बात करें 8 PM विस्की की बात करें, उसके बाद कॉन्टिसा रम, ओल्ड अगर हम बात करें ओल्ड एडमिरल ब्रांडी, एंड उसके बाद मैजिकल मोमेंट वोडका। ये है इस कंपनी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल कि इन्होंने कैसे शुरुआत की थी 1943 में। पहले ये दूसरे के लिए बॉटलिंग बनाते थे, डिस्टिलरीज के नाम से जाने जाते थे, रामपुर डिस्टिलरीज, एंड उसके बाद खुद का प्रोडक्ट लॉन्च किया 8 PM, और उसके बाद खुद इनके पास आज के दिन काफ़ी फेमस ब्रांड हैं, जिनमें से नाम आपके सामने कुछ है। तो ये है ये रेडिको खैतान के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें GM ब्रिवरीज के बारे में, ये जो कंपनी बनी थी 1981 में बनी थी, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो ये मैन्युफैक्चर कर रही थी या फिर करती है, इसे आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, मार्केट एल्कोहलिक ब्रिवरीज, जिसके हम बात कर रहे थे कंट्री लिकर, एंड ये IMFL, तो ये कंपनी दोनों बनाती है। तो इस तरीके से इसका पहला बिजनेस निकल के आता है सामने। दूसरे अगर हम बात करें, इट हैज़ ए मोनोपोली, मतलब थी मोनोपोली। कब की बात कर रहे हैं हम, लिकर बिजनेस में। कहाँ पर, मुंबई, ठाणे, पालघर में। यहाँ पर इस कंपनी की अच्छी पकड़ बनी हुई थी पहले। तो ये तो मतलब मोनोपोली पहले, मतलब मेजर मार्केट शेयर इन्हीं के पास थे, बाद में बहुत सारे प्लेयर आते गए, उसके बाद थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होता गया। बट आगे बात करें, सिंगल लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इट इज़, बट अभी भी देखा जाए मोनोपोली से अभी भी इनके जो मार्केट शेयर है वो लार्जेस्ट इनके पास है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो वो चीज़ को आप आराम से देख सकते हो। यहाँ पर लिकर बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में साइजेबल इनके पास मार्केट शेयर है, जो मोनोपोली वर्ड से साइजेबल में कन्वर्ट हो चुका है एज ऑफ नाउ। तो ये है। आगे अगर हम बात करें, इट हैज़ फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट इन थाने, महाराष्ट्र, विद अ कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस अबाउट 50,000 केसेस अ डे। आप समझ पा रहे होंगे कि इनकी प्रेजेंस यहाँ पे क्यों इतनी ज़्यादा है, क्यों इनके पास मोनोपोली थी और क्यों इनके पास एज ऑफ नाउ बड़ा मार्केट शेयर है। क्योंकि जब इन्होंने शुरुआत की थी 200 केसेस अ डे से इन्होंने स्टार्ट किया था, और आज के दिन अगर हम बात करें 50,000 केसेस ही एक दिन में इतना प्रोड्यूस कर पाते हैं या फिर इतना ये बना पाते हैं। तो ये है इनके एज ऑफ नाउ की कैपेसिटी, और किस तरह से शुरुआत की थी वो भी इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, और कहाँ पर इनका मजबूती है। अब बात करते हैं थर्ड, जिसका नाम है एसोसिएटेड एल्कोहल्स एंड ब्रिवरीज। ये इस कंपनी की अगर हम बात करें, ये भी कंपनी जो बनाती है दो चीज़ें बनाती है। एक है कंट्री लिकर और दूसरा है इंडियन मेड फॉरेन लिकर, जिसकी हम बात कर ही रहे हैं। और उसके बाद एंड हैंड सैनिटाइजर, ये वो कंपनी के प्रोडक्ट निकल के आते हैं एक चीज़। अब इसका जो रिसेंट में IPO आया था, वो IPO आया था जून 28, 2021, यानी पिछले साल 21 में आया था। और इसको जो गेन मिला था 20% लिस्टिंग गेन मिली थी। तो IPO के थ्रू कंपनी ने 2,170 करोड़ जुटाए थे
ये थे कंपनी के डिटेल्स, और उसमें से कुछ फ्रेश इशू था, बाकी जो था इसमें से इतना फ्रेश था और बाकी जो था वो OFS के थ्रू था। तो एक चीज़ तो ये रही। आगे अगर हम बात करें, द कंपनी हैज़ बिन मैन्युफैक्चरिंग इंडियन लिकर अंडर ओन ब्रांड अंडर 3 डिकेड से ये कंपनी काम कर रही, तो ये भी कोई नई कंपनी बिल्कुल नहीं है इस बिज़नेस में। और समझने की कोशिश करते हैं, द कंपनी इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। लास्ट कंपनी जो हमने देखी थी वो थी महाराष्ट्र में, अच्छा उसकी पकड़ है, मजबूत है। इसकी अगर हम बात करें MP में है। अब और सुनिए, 72% ऑफ टोटल सेल ऑफ द कंपनी आर फ्रॉम द MP, यानी कि वहाँ इनकी अच्छी मजबूत पकड़ बनी हुई है महाराष्ट्र स्टेट में, सॉरी MP में, तो वहाँ से 72% सेल तो वहाँ से आती है। अब जरा इसकी पिछली हिस्ट्री के बारे में बात करें, द कंपनी यूज टू अर्न 84% रेवेन्यू फ्रॉम MP। यूज टू, जो पहले 84% रेवेन्यू वहाँ से आता, अब उसमें डिप हमको मिल गया, डेंट देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें किस सेगमेंट की बात करें, IMFL सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं। 18 तक तो इन्होंने किया, अच्छा गेन किया 72 के, उसके बाद 18 के बाद यानी 2018 के बाद ये ड्रॉप हुआ 37%, यानी कि लास्ट 3 सालों में जो ये पहले 72% सेल MP से जनरेट करते थे, उसमें आपको 37% का डिप नज़र आ रहा है। और भी प्लेयर एंट्री हो रहे हैं और भी कई सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये रही इसके बारे में। अपनी चौथी कंपनी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिर बाकी चीज़ों को कंपेयर करेंगे, जिसका नाम है ग्लोबस स्पिरिट्स। इसकी अगर हम बात करें, ये भी कंपनी 1992 में बनी थी, तब से यानी सारी कंपनी पुरानी है, सभी के पास एक्सपीरियंस है, एक चीज़ हम ये समझ सकते हैं। और अगर हम बात करें इस बिज़नेस के मैन्युफैक्चर, वही चीज़ अगर हम बात करें इंडियन मेड, यानी कि जितने फॉरेन ब्रांड होते हैं सभी इंडिया में बनाते हैं, एक तो इनका मेन काम यही है। दूसरा अगर हम बात करें कि यहाँ पर एक सेकेंड, इसके प्रोडक्ट की अगर बात करें, ये कंपनी एक सेकेंड यहाँ पर ये भी बनाती है बल्क में जो अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइज़र होते हैं। कोविड के बाद बहुत ज़रूरत पड़ी थी इनको, या फिर देखा जाए जितने भी हैंड सैनिटाइज़र होते हैं उनमें यूज़ होता ही है। तो ये वो कंपनी बनाती है एंड फ्रेंचाइजी बॉटलिंग भी करती है। तो ये है इनके सर्विसेज जो ये कंपनी बनाती है अल्कोहल के साथ। इसके साथ अगर हम बात करें, इसका जो मेन है, जैसे हर एक कंट्री का देखा, हर एक कंपनी का हमने देखा, एक का महाराष्ट्र में अच्छी पकड़ है, दूसरे के MP में। इसके अगर हम बात करें राजस्थान में, 29% इसका मार्केट शेयर महाराष्ट्र में इस कंपनी के पास है। बाकी बात करें राजस्थान के बाद, 4th लार्जेस्ट प्लेयर है हरियाणा में, 8% का मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। और बाकी इन्होंने रिसेंटली एंटर किया कहाँ, वेस्ट बंगाल में, जहाँ एज ऑफ नाउ से 2% का मार्केट शेयर है। तो काफ़ी कुछ है इनके पास गेन करने के लिए अभी भी। तो ये है इस कंपनी के बेसिक डिटेल। आगे समझने की कोशिश करते हैं। इस कंपनी का 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, प्लांट हैं। कहाँ है अगर हम देखने की कोशिश करें, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये वो जगह है जहाँ पे कंपनी एज ऑफ नाउ मैन्युफैक्चर कर रही है। तो कुछ बेसिक हमने इस कंपनी के बारे में समझने की कोशिश की चारों की। अब कंपेयर करने की कोशिश करते हैं चारों ने अपने इन्वेस्टर को रिटर्न कैसे दिए। सबसे पहले आप वो देख लीजिए। अगर हम सबसे पहले रेडिको की बात करें, यहाँ पर रेडिको ने 1 साल में 61% के रिटर्न दिए हैं, 2 साल में 168 और 3 साल में 132। तो रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं इसके, डिस्पाइट दिस करेक्शन के बाद भी जो मार्केट में हमने एक क्रैश भी देखा था, स्टॉक्स में तो डेफिनेटली हमने देखा ही था, तो उसके बाद भी अच्छे रिटर्न है। उसके बाद अगर हम बात करें GM ब्रिवरीज की बात करें, 50% 1 साल में दिए हैं, 76 और 3 साल में वैसे कोई खास रिटर्न दिए नहीं है। तो पिछले 1 और 2 साल में अच्छे रिटर्न इस कंपनी ने दिए हुए हैं। अब अगर हम बात करते हैं एसोसिएटेड ब्रिवरीज की बात करें, तो 1 साल में 24%, सब कुछ मिलाने के बाद ऊपर के लेवल से करेक्शन होने के बाद जो रिसेंट में हमने मार्केट में देखा है, उसके बाद भी बाकी इस कंपनी को 2 साल और 3 साल हुए नहीं, तो हाँ 0-0। सबसे गजब के रिटर्न जिसने दिए हैं अभी तक वो आपके सामने ग्लोबस स्पिरिट्स के। सिर्फ रिटर्न देखिए, कोई डिसीजन मत बना लीजिएगा, बाकी भी चीज़ों को हम कवर करेंगे इसी वीडियो में। 319% के रिटर्न दिए हैं इसने 1 साल में, और 2 साल की बात करें 1250% की, ये नंबर कोई फेक नहीं है, रियल है। और उसके बाद बात करें 3 साल में 846। तो ये है इस कंपनी के ह्यूमंगस रिटर्न। आपको क्या लगता है क्या रहे होंगे इसके पीछे के ऐसे रीज़न, समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपके पास कोई डिफरेंट एंगल हो, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अब समझने की कोशिश करते हैं इन रिटर्न को ड्राइव किसने किया। तो यहाँ हम देखने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम ड्राइव तक पहुँचे, इन सब के एज ऑफ नाउ ऐसे रिटर्न देने के बाद वैल्यूएशन क्या बता रहे हैं, वहाँ फोकस करें। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडिको खैतान की। सबसे बड़ी मार्केट कैप किसकी है, अगर हम सबों के देखें 12,000 प्लस, और इसके बाद 1,000 प्लस, इसकी छोटी है, इसका भी और छोटा, और इसके बाद 3,000 प्लस है। तो ये है आपके सामने मार्केट कैप, यानी सबसे बड़ी आपको रेडिको खैतान की ही देखने को मिल रही है। उसके बाद डिविडेंड की बात, सबसे अच्छी डिविडेंड कौन सी कंपनी देती है, 0.26, 0.63
और यहाँ पे तो कुल मिला के सबसे जो अच्छी डिविडेंड में देती है, जो 1% से भी कम है, वो है आपकी GM ब्रीवरीज। एक चीज़ तो ये रहेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, EPS किसका सबसे ज़्यादा है, उसमें भी देखेंगे 21, ये भी अच्छा है। एटलीस्ट जो बेसिक पैरामीटर होता है 20, उससे ऊपर है। 53 इसका और भी ज़्यादा है, 33 एंड 61। तो देखा जाए सबसे कम जिसकी बड़ी मार्केट कैप उसी की EPS देखने को मिले, और सबों की अभी काफ़ी ज़्यादा एज ऑफ नाउ है। एक चीज़ तो है, लेकिन सबों के जो पैरामीटर है ना 20, उसके ऊपर यहाँ पे कोई ख़ास दिक्कत है नहीं। इंडस्ट्री पी की बात करें, इंडस्ट्री पी चल रही 116, 117 अगर हम मान लें, और उसके बाद इन सभी स्टॉक का जो पी चल रहा है 42, 11 बहुत कम, उसके बाद 13 और उसके बाद 22। तो ये है सबसे ज़्यादा, अगेन मार्केट शेयर भी इसका, सबसे कम EPS इसका, और उसके बाद सबसे पी ज़्यादा इसका। तो ये है आपके सामने रेडिको खैतान की डिटेल, और बाकी के भी आपके सामने हैं क्लियरली। इन सब के बाद जो डिलीवरी उठाई गई है आखिरी ट्रेडिंग डे में, वो भी आप इजीली देख सकते हो। तो सभी में 40+ के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है, सबसे कम उठाई गई है GM ब्रीवरीज में। ये आपके सामने कुछ इनके वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए सभी शेयर अपने इंडस्ट्री पी से, अपने इंडस्ट्री के भाव से काफ़ी नीचे है, ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। उसमें से भी अगर कंपेयर कर दे, सबसे कम जो आपको GM ब्रीवरीज है उसका पी नज़र आ रहा है, और उसके बाद आप देख पाएंगे एसोसिएटेड ब्रीवरीज का, और बाकी सबसे ज़्यादा जिसने रिटर्न दिया, उस रिटर्न के बाद अगर हम ग्लोबल स्प्लिट की बात करें, अभी भी 22 के आसपास, यानी काफ़ी कंफर्टेबल अभी भी नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इन कंपनीज़ की ग्रोथ कैसी रही है पिछले 1, 2, 3 सालों में, या फिर इन्होंने शॉर्ट रन में, मीडियम रन में, लॉन्ग रन में कैसे रिटर्न दिए। तो अगर रेडिको की हम बात करें, सबसे पहले इसकी जो सेल्स रही है 8% पॉजिटिव, 3 साल में 10% पॉजिटिव, और 1 साल में माइनस में। तो 1 साल में तो सभी में डिप है, फिर चाहे किसी भी सेक्टर की हम बात करें, सभी में हमको देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें GM ब्रीवरीज, जिसका सबसे कम हमको पी देखने को मिला था -13, -7, -29, यानी कि सेल्स वैसी नहीं है। इसीलिए एक और चीज़ आपको यहाँ पे पी बता रहा है कि कम पी है, इसका मतलब ये नहीं अंडर वैल्यूड है, ज़्यादा पी है इसका मतलब ये नहीं ओवर वैल्यूड है। शायद वो कंपनी रिजर्व करती है, इसीलिए प्रीमियम पर प्रीमियम पी पर चलती है, और मार्केट उसको देने के लिए बिल्कुल रेडी है। कई सारे एग्जाम्पल हैं, तो ये भी आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। आगे समझने की कोशिश करते हैं एसोसिएटेड ब्रीवरीज, 9 पॉजिटिव, 10 और उसके बाद -17, यानी पिछले 1 साल में सभी में डिप है। अब बात करते हैं ग्लोबस, जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, 12 पॉजिटिव है, सबसे ज़्यादा है 5 साल में। अगर हम बात करें 13, यानी 3 साल में सबसे अच्छे सेल्स ग्रोथ, और 1 साल की बात करें सब नेगेटिव में, ये कंपनी 5 में है। डिप इस पे भी है, यानी यहाँ से 13 से 5 आ चुका है, लेकिन नेगेटिव इसने अब तक दिखाया नहीं है किसी भी टाइम फ्रेम में। तो जो रिटर्न आपने देखे उसको ड्राइव जो कर रहे हैं, उसके नंबर्स कर रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। आपके आगे देखने की कोशिश करते हैं प्रॉफिट में कौन सी कंपनी है, या फिर किस तरह से इनकी प्रॉफिट ग्रोथ रही है। रेडिको की बात करें, 5 साल में 30%, वेरी गुड, 3 साल में 30 और 1 साल में 19, तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। GM की बात करें, 7, 3, 18, यहाँ पर तो वीक थी, बस यहाँ पे हमें अब देखने को थोड़ा मिल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें एसोसिएटेड की बात करें, 32, 18 यहाँ पर भी गुड है, और ग्लोबस की बात करें 57, 156 एंड 99, यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, सेल्स ग्रोथ की बात करें, रिटर्न की बात करें, अभी तक रैंक 1 पे तो ग्लोबस ही आ रहा है। आपको कौन सा ठीक लगता है? एक रैंक तो हमें अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है रिसर्च, आपको क्या लगता है? आपको डेफिनेटली बताना है। अभी बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर, वो भी देख लेते हैं इन चारों कंपनीज का एक साथ। रेडिको की बात करें 14, 16, 17, तो ये भी अगर देखा जाए 20 से कम है, लेकिन 15 के आसपास है, जहाँ पर आता है ओके की कैटेगरी। उसके बाद अगर हम बात करें GM ब्रीवरीज की बात करें, यहाँ पर देखने की कोशिश करें 22, 20, 17, तो ये भी ओके टू अच्छे की कैटेगरी में आता है। एसोसिएटेड की बात करें 24, 26, 20 सबसे अच्छा आगे तीनों में देखा जाता है एसोसिएटेड की है। और ग्लोबस की बात करें 10, 15, 23, आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ कम था, उससे बड़ा और उससे बड़ा, तो कुल मिला के चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे 14, 16 यहाँ भी कुछ वैसा ही हुआ था, और ऐसा ना हो कि पहले ज़्यादा था अब कम हो रहा है, तो वहाँ पर हमारे सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए इन सभी के ROI अच्छे हैं। अगर जो एक पैरामीटर अगर सेट कर दी जाए 20 का, तो उसमें आपको वो भी तीनों, और 20 का यानी 20 से ऊपर हो और तीनों टाइम फ्रेम में, तो वहाँ पे आपको ग्लोबस और एसोसिएटेड ही फिट आते हुए नजर आएंगे, और बाकी कोई नहीं। अदरवाइज देखा जाए तो सिर्फ ओनली एक ही आएगा एसोसिएटेड, और कोई भी नहीं आएगा। तो ये है इनके ROI। ROC की अगर हम बात करें,
यहाँ पर देखेंगे 16, 18, 19 ये भी हमने देख लिया यहाँ पर, ये भी उसी कैटेगरी में आता है 32, 27, 21 और ये 31, 33, 34। तो यहाँ पर ROE ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं एसोसिएटेड के। और ग्लोबस की अगर हम बात करें 13, 18, 28 तो इम्प्रूव हो रहा है, कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहा है, अच्छे मार्जिन के साथ भी इम्प्रूव हो रहा है। दिस इज़ गुड। तो अभी तक देखा जाए तो ये चारों कंपनीज अच्छा काम कर रही है, लेकिन ग्लोबस अगर देखा जाए बाइस नहीं है किसी की तरफ। आप ये ज़रा ध्यान से रखिए, आपको अपना डिसीजन खुद ही बनाना है, सिर्फ फैक्ट आपके सामने रखें, नंबर्स आपके सामने रखें। ये कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हैं और इसी नंबर ने इन्वेस्टर को, ट्रेडर को कॉन्फिडेंस दिया है पिछले 1, 2, 3 सालों में कि ये कंपनी ग्रोइंग है, अच्छा काम कर रही है, तभी वो इतना भागा है। अपने सारे जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे कहीं ज़्यादा इसने अच्छे रिटर्न दिए हैं। खोखले रिटर्न है या फिर नंबर है वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। आगे देखने की कोशिश करते हैं कंपनीज के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जब नज़र डालेंगे तो एक सेकेंड। सबसे पहले हम बात करें रेडिको की। रेडिको के प्रमोटर के पास है 40% और उसका GM की बात करें उनके प्रमोटर के पास 74, तो ये भी अच्छा है सबसे ज़्यादा। उसके बाद अगर हम बात करें एसोसिएटेड की 58 और उसके बाद ग्लोबस की बात करें 51। तो देखा जाए सभी के इसको छोड़ के 50+ है, जहाँ 50+ ऊपर के प्रमोटर होल्डिंग को मजबूत बोला जाता है। तो ये है तीनों के शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखा जाए तो सभी ठीक ठाक है सिवाय रेडिको के छोड़ के। अब रेडिको कम है तो इसके ज़्यादा स्टेक किसके पास है वो भी अगर देखने की कोशिश करें FIS से। FIS के पास 20%। वहीं अगर हम बात करें एसोसिएटेड की बात करें FIS के पास ओनली 2%। और यहाँ अगर हम बात करें ग्लोबस में FIS की सिर्फ 5% की होल्डिंग है, ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। और अगर हम बात करें GM में, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ओनली 2 और यहाँ पे 20%। तो आप देख पा रहे होंगे FIS कहाँ बुलिश है आफ्टर प्रमोटर के बाद। आ जाओ DIs की तरफ, 19%, DIs यहाँ 0%, तो यहाँ कुछ नहीं है। DIs यहाँ बात करें 0% और इधर DIs का है 1। तो कुल मिलाकर अब बात करते हैं स्मार्ट मनी किधर है। FIS DIs प्रमोटर को मिलाने के बाद यहाँ जो कम थी सबसे ज़्यादा वो भरोसा दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये आपको जो है नंबर्स के फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक सबसे ज़्यादा बुलिश कहाँ है? पब्लिक है जहाँ रिटर्न बने हुए हैं, जहाँ रिटर्न बन रही है या फिर चेज कर रहे हैं, वो है ग्लोबस। 43% उन्हीं के पास है, बाकी FIS DIs के पास कुछ है नहीं, या फिर प्रमोटर या फिर पब्लिक के पास। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ टाइम में प्रमोटर से ज़्यादा पब्लिक के पास आ जाए अगर वो कम करते हैं तो ये चल रहा है एज ऑफ नाउ का। मजबूत की अगर हम बात करें, बैलेंस की अगर हम बात करें, वो तो आपका रेडिको खैतान का ही शेयर होल्डिंग पैटर्न नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड किस में इन्वेस्टेड है, वो भी आपको सिर्फ इसी में इन्वेस्टेड देखने को मिले। रिटर्न कम दिए लेकिन चीज़ें बैलेंस आपको देखने को मिल रही है हर पैरामीटर में। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि एक चीज़ बहुत अच्छी है और बाकी चीज़ों में कुछ है ही नहीं उससे। तो अगर 4 म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टेड है, टाटा का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, टाटा इक्विटी PE फंड डायरेक्ट ग्रोथ, IDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ और उसके बाद HDFC, यानी अच्छे ग्रुप HDFC, IDFC और टाटा के 3 अच्छे ग्रुप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और इनमें बाकी कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। और ग्लोबस की बात करें जिसने रिटर्न गजब के दिए थे, एक फंड है नॉट इवन 1% की उनकी होल्डिंग है। तो ये है कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न। रिटर्न देख के तो आप चेज कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर बैलेंस सेफ अपने कैपिटल को प्रिजर्व रखना है, चार्ट पे भी हम नहीं गए हैं लेकिन आपको सारी चीज़ें देखनी भी ज़रूरी है। तो एज ऑफ नाउ देखा जाए तो किसी के फंडामेंटल में उतनी वीकनेस तो नज़र नहीं है। अब देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। इनमें से डेट फ्री एक ही कंपनी है, GM ब्रेवरेजेस, ये है। इस कंपनी ने कोई खास रिटर्न दिए भी नहीं थे, PE भी इसका कम था। उसके पीछे के रीज़न भी आपने देखे थे। इसके सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ पे जब हम बात कर रहे थे, इस वीडियो को दोबारा देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता है। सिर्फ वीडियो नहीं है कि यहाँ पे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट किया और उसके बाद निकल के भूल गए। ये एक समझने वाली चीज़ है, कैप्टर की तरह इसको काम करता है अगर आप इसको उसी तरीके से लेते हैं तो। अदरवाइज कोई एंटरटेनमेंट का चैनल तो बिल्कुल है नहीं। ऐसे में 0.16 इसका है, 0.4, 0.31, तो सभी का कुछ ना कुछ रहा है सिवाय इसके ये डेट फ्री कंपनी की तरह काम कर रही है। उसके बाद प्रमोटर प्लेजिंग किसी में भी नहीं है, ये हम सभी के लिए अच्छी बात है। किसी की भी कंपनी में प्रमोटर ने प्लेज नहीं रखा है। प्लेज नहीं रखा है तो कंपनी में कैश कितना है ये भी देख लेते हैं, किसकी हालत कितनी ख़राब है। रेडिको की बात करें, डेट कैश भी है 129 CR के आसपास, उससे ज़्यादा डेट है, ये बार आपको बता रही है। यानी कैश है, कैश से ज़्यादा। अगर ये कैश के साथ इसको डेट फ्री होने की कोशिश भी करें तो एज ऑफ नाउ तो नहीं हो सकते। लेट्स से एनुअल टाइम डेट कम होता है फिर कैश बढ़ता है उसके बाद ही। और हम GM की बात करें, इनके बाद डेट था नहीं तो एटलीस्ट कैश है, जितना भी है इसके लिए काफ़ी है। बात करें एसोसिएटेड की बात करें, कैश ज़्यादा है तो कंपनी चाहे तो 9 CR कंपनी चाहे तो आराम से उसको पे कर सकती है और डेट फ्री कंपनी हो सकती है। ग्लोबस की बात करें,
कैश है 58 का और डेट है उससे कहीं ज़्यादा 178 CR के आसपास। तो इसीलिए कहा कि सिर्फ रिटर्न देख के डिसीजन मत बनाना, अच्छे से बैलेंस तरीके से चीज़ों को समझना, अपने पैरामीटर चेक कीजिए कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर ट्रेडर हैं, एग्रेसिव है या फिर हाई रिस्क हाई लो, हाई रिस्क हाई गेन वाले में आते हैं या फिर मॉडरेट में आते हैं कि भैया रिटर्न कम चाहिए लेकिन हमें रिस्क भी कम चाहिए, हमको अपने कैपिटल को प्रिजर्व भी रखना है, कई सारी चीज़ें देखना है। या फिर हमारे पैरामीटर ऐसे है, फिर चाहे वो कंपनी कितना अच्छा रिटर्न दे दे या फिर ना दे, तभी एंटर करेंगे जब हमारे जो टिक मार्क है बना रखे हैं हमने इन्वेस्टिंग के लिए वो मैच होंगे, उन पे कंपनी फिट बैठेगी। तो ये आपके सामने कुछ डिटेल है। ओवरऑल देखा जाए तो किसी कंपनी में इतनी बड़ी मतलब प्रॉब्लम्स की बात बिल्कुल भी नहीं है। सभी में हमने देखे कुछ मिले जुले से, किसी में ऐसा नहीं कि कोई कंपनी शुरू से लेकर आखिरी तक कोई भी पैरामीटर पे डिप उसमें नहीं था, किसी में रिटर्न में था, किसी में ROE। लेकिन देखा जाए ग्लोबस एक अच्छी तरह से ग्रो कर रही है और बाकी भी रेडिको में बाकी जो बैलेंस चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। और जो एसोसिएटेड की बात करें, बाकी जब आप इसको ज़्यादा तो टाइम मार्केट में हुआ नहीं है, लेकिन जब आप इन सभी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तभी जाके आपको एंट्री करनी है, अच्छे से समझना है। क्योंकि अभी हमने जो रिसर्च के शॉर्ट एनालिसिस है, डिटेल एनालिसिस अभी भी नहीं है। तो आप जब डिटेल में करेंगे तभी और आप डीप में इनको समझ पाएंगे। इसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेरीज रह गए आप हमें बता सकते हैं। आपको क्या लगता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे कौन सी कंपनी आनी चाहिए या फिर आप किस में इन्वेस्टेड है? क्योंकि सेक्टर की बात करें ना, ये एक ऐसा सेक्टर है ये इसकी कभी डिमांड ख़त्म नहीं होने वाली है, हमेशा डिमांड में रहता है और हर शाम हर शाम हो सुबह इसकी ज़रूरत पड़ती है। बहाना कोई भी हो सकता है या फिर बहाना बनाया जा सकता है और बाकी आप समझ जाओ। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। लगे यूजफुल तो आप जॉइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं।